इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी ज़रूरी है, जब ही इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे क्या बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उसे भी हम देखेंगे कि वह कैसे सॉल्व होगा। और इसके भी कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं जैसे कि प्रश्नावली के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से वह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है, जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसके जैसा ही है। वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें भी यूज़ करना है और यह थोड़ा आसान है। तो आइए, आसान कैसे है आपको सॉल्व करने पर समझ में आ जाएगा। जब हम दोनों सॉल्व कर चुके होंगे तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन सा आसान है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे, देन एग्जाम्पल प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5। तो समझते हैं पहले कि इनकी जो बेसिक बातें हैं क्या क्या हैं जिनसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसी से हमें समझ में आएगा कि हमें क्या क्या बातें जाननी ज़रूरी है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहां n प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। हमें यह बताना है कि 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। क्या n का कोई ऐसा मान है, n ऐसा कोई मान मिल गया हमको जिसके लिए ये 4 की घात n है, यानी n का कोई ऐसा मान मिल गया जिसको हमने यहाँ रखा, मान ली 2 रखा, तो 0, ये जो अंक आया ये 0 पर समाप्त होने लगा। तो क्या ऐसा मान हो सकता है, ऐसा हमें बताना है, जांच करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 4n क्या है, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो इसको पहले हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 0 पर समाप्त होगा तो क्या कंडीशन है, क्या शर्त है उसकी कि ये 4 की घात n 0 पर समाप्त होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि इसमें हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह लागू करना है। तो यह क्या है, इसका क्विक जल्दी से हमें देख लेंगे आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो आइए इन 3 चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि ये कैसे उपयोग में आएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 4 की घात n अंक क्या होते हैं। और n वहाँ पर क्या था, प्राकृत संख्या, यानी इस प्रकार से n बराबर प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या में शामिल होते हैं 1 से लेकर अनंत तक के अंक, यानी हम इनमें से कोई भी अंक यहाँ रख सकते हैं। चलिए हम 2 3 रख कर देखते हैं, 1 2 3 क्रमशः रखेंगे हम, और हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि 4 की घात अंक क्या होते हैं, एग्जैक्टली जान लेंगे कि ये अंक क्या होते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं n बराबर 1 4 की घात n में। सबसे पहले हमने रख दिया है 4 की घात n में n के स्थान पर 1, और इसका मान हो जाएगा 4, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 की घात वही संख्या होती है। और हम 4 को और तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और यह घात रूप में हो जाएगा 2 बार है, यानी 2 की घात 2।
इस प्रकार n बराबर 1 के लिए 4 की घात n अंक यह हो गया है 2 की घात 2। अब हम n बराबर 2 रख कर देखते हैं कि n 4 की घात n क्या आता है। देखिए इस प्रकार से जब हम n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 की घात 2 हो जाएगा, बराबर 4 की घात 2 यानी 4 गुणा 4। और हम फिर से इस 4 को तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, इस 4 को भी हम तोड़कर लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इस प्रकार यह आ गया 2 की घात 1 2 3 4। देखिए n बराबर 2 के लिए 2 की घात 4 आ चुकी है। अब देखिए n बराबर 3 रखते हैं, यह हो जाएगा 4 की घात 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4। पुनः हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ पर भी इस 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा, वैसे ही इसे भी, इस एक 4 के लिए, ये दूसरे के लिए और ये तीसरे के लिए। इस प्रकार से हमारे पास आ गया है 2 की घात 6। आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना मान है उसका दुगना घात यहाँ आ जाता है। इसमें भी देखिए 2 है, उसका दुगना कर दीजिए 4, 2 की घात आ गया। एक में क्या था 2, 2 1 का दुगना कर दीजिए तो उतनी घात 2 में आ गई थी। इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं 4 की घात बराबर 2 की घात 2n, क्योंकि n जब भी हम रखते हैं 4 की घात में यदि 1 रखेंगे तो 2 की घात में उसका दुगना आता है। देखिए इस प्रकार से, और इसका मतलब ये है कि 4 की घात n में हम कोई भी अंक रखें, यहाँ पर केवल 2 में घात आने वाली है, यानी कि 2 ही आने वाला है। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा वह, यानी कि हम n का मान कितना भी रख दें, यहाँ पर केवल 2 ही अंक आएगा और उसमें घात होगी, यानी कुल मिलाकर 2 ही मल्टीप्लाई होते जाएगा, गुणा में 2 ही आता जाएगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि 4 की घात n अंक 2 की घात 2n प्रकार के होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 की घात n अंक क्या होते हैं। अगली चीज जान लेते हैं कि कोई अंक शून्य पर कब समाप्त होता है। कोई अंक शून्य पर कब समाप्त होता है। चलिए हम ले लेते हैं शून्य पर समाप्त होने वाले अंक। हमने ले लिए हैं 3 अंक। देखिए यह भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि आखिरी में शून्य आता हो। तो देखिए यह भी शून्य पर समाप्त हो रहा है, यह भी शून्य पर समाप्त हो रहा है और यह भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि शून्य पर समाप्त हो रहे हैं तो इनके गुणनखंड में कौन से अंक हैं या कौन से अंक होने जरूरी हैं। देखिए 10 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो क्या है 10 के गुणनखंड में कौन से अंक हैं, 2 और 5। देखिए 2 और 5 अंक आने जरूरी हैं, तभी शून्य आएगा। जब 10 होगा तभी तो शून्य आएगा। तो ये 2 और 5 बेसिक चीज़ है कि ये आने ही चाहिए। अगर एक भी आ रहा है 2, तो यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 2 ही आ रहा है तो वहाँ पर उसके आखिरी में शून्य नहीं आएगा। यदि दोनों अंक आ रहे हैं तभी आखिरी में शून्य आएगा। जैसे 20 के गुणनखंड देख लीजिए। 20 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो देखिए इसमें भी क्या है, 2 और 5 आया है, ठीक है। इधर कोई भी अंक आए आखिरी में, यदि 2 और 5 आ गया, मतलब कहीं पर भी आए लेकिन 2 और 5 आना चाहिए, जब ही 10 होगा और बाकी की संख्या में 10 का गुणा होकर आखिरी के अंक में शून्य आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में यदि 2 और 5 आते हैं एक बार भी, तो उस अंक के आखिरी में शून्य होता है, यानी वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। अब हम उदाहरण देखते हैं 30 का। देखिए 30 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 और इसमें भी 2 और 5 आया है,
यानी कि यह भी अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है। देखिए, और कोई भी अंक आया हो लेकिन कम से कम 2 और 5 एक बार आना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला, कोई अंक शून्य पर समाप्त तब होता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए। चलिए इसे हम और थोड़ा ठीक कर लेते हैं। कोई अंक शून्य पर समाप्त तब होता है जब उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आए। तो हमें आंसर मिल गया है इसका भी। देखिए, 2 बातें हमने जान ली है, कोई अंक समाप्त कब होता है और हमने देखा है कि 4n अंक क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इस प्रकार है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यदि हमने लिखा है 10 बराबर 2 गुणा 5 और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो यह प्रमेय कहता है कि ये 2 गुणा 5 और 5 गुणा 2 एक ही बात है और 10 के गुणनखंड में केवल 2 और 5 शामिल होते हैं। देखिए, यहाँ भी 2 और 5 शामिल है और यहाँ भी 2 और 5 शामिल है। जब हम इनके क्रम हटा देते हैं तो यह बात एक ही हो जाती है, यानी अद्वितीय है। यदि क्रम है यहाँ पर तो यह अलग अलग चीज़ हो गई है अभी, लेकिन यदि क्रम हटा दें 2 और 5, 5 और 2, बात एक ही करें हम इनकी, तो यह अद्वितीय हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रमेय कहता है कि जो गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है, यानी 10 के गुणनखंड में 2 और 5 थे तो इन दोनों अंकों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यही कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 है, तो हम वही मानेंगे जो 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 होगा। और भी कुछ क्रम होंगे तो उसको हम ये ही मानेंगे कि उसमें 2, 3, 5 और 7 हैं, ऐसा ही मानेंगे। मतलब ये क्या हो गया, अद्वितीय हो गया कि ये गुणनखंड जो है यह ऐसा ही होगा और दूसरे अंक इसमें शामिल नहीं होंगे। और नीचे फिर से लिखा हुआ है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी कि यही है, यदि हम क्रम को ना देखें तो किसी संख्या के गुणनखंड में यही वाले अंक शामिल होंगे। तो यहाँ इसका क्या उपयोग है, आइए समझते हैं। हमें जांच करना था कि 4n अंक शून्य पर समाप्त होते हैं या नहीं। तो शून्य पर समाप्त होने की शर्त क्या है कि कोई अंक शून्य पर समाप्त तब होता है जब उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आए, तब यह शून्य पर समाप्त होता है। हमने 3 उदाहरण से देखा था। और गुणनखंड का यह अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड में ये अंक हैं तो क्रम को छोड़ दें तो यही अंक होंगे, अद्वितीय होता है उनका गुणनखंड, यानी इन अंकों के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं हम कि 4 की घात n वाले अंक में क्या गुणनखंड थे। देखिए, 4 की घात n जब भी हम रखते थे तो इसमें 2 आता था, 2 की कुछ घात आती थी, यानी 4 की घात n प्रकार के गुणनखंड में 2 के अलावा कुछ है ही नहीं। देखिए, 4 की घात n बराबर 2 की घात 2n है, यानी कि 4 की घात n प्रकार के अंक में 2 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। और शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही आ रहा है। इसका मतलब है 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होते हैं। और एक तरीका देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर 5 आया है, यानी इसमें हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 का भाग चले जाएगा, यहाँ पर भी 5 का भाग चले जाएगा और यहाँ पर भी 5 का भाग चले जाएगा। यानी कि जिस भी अंक के अंत में शून्य आता है उसमें 5 का भाग चला जाएगा। और 5 का भाग कब जाएगा, जब उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए।
देखिए 4 की घात n में गुणनखंड में 5 नहीं है, केवल 2 ही है। इसका मतलब है 4 की घात n में 5 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये दूसरा तरीका है और आपकी बुक में यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बुक में एग्जाम्पल 5 कैसे सॉल्व किया हुआ है, कैसे लिखा गया है इसका हल। यदि n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती, यानी कि हमारे पास ऐसा n होता, हमने n तो रखे थे लेकिन ऐसा n नहीं था जिसके लिए शून्य पर समाप्त हो, तो क्या हो रहा है, यदि किसी n के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मिलता और वो क्या होती, 5 से विभाज्य होती। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। हमने देखा है यह 5 कैसे आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n बराबर 2 की घात 2 n, इसी कारण 4 की घात n में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही आ सकती है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमें क्या पता चलता है कि 4 की घात n में केवल 2 की घात 2n है, यानी कि 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 के अलावा कोई और नहीं है और उसमें 5 नहीं है, जो कि 5 जरूरी था। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। यानी कि हमें n ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो, क्योंकि हम n कितना भी रख दें वहां पर गुणनखंड में केवल 2 ही आने वाला। चलिए अब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें भी जांच करना है कि कोई ऐसा n मिलेगा जिसके लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो क्या करेंगे, पहले 6 की घात n में क्या क्या होंगे गुणनखंड में ये देख लेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3, और यदि इसमें n की घात कर देंगे तो इन दोनों में भी n की घात आ जाएगी, और घातांक के नियम से ये क्या हो जाएगा, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। देखिए 6 की घात n वाले अंक में 2 की घात है और 3 की घात है, यानी इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है। और फिर से हम इसका हल उसी तरीके से लिखेंगे जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। ये ध्यान रखिए, 6 की घात n बराबर 2 की घात n गुणा 3 की घात n। देखिए एक बात और देख लीजिए कि इस 6 की घात n है और उसमें आ रहा है 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो हम n कितना भी रख दें, यहाँ पर 2 और 3 में ही घात आने वाली है और यहाँ पर 5 नहीं आने वाला है। तो फिर से हम उसी प्रकार लिखेंगे कि यदि किसी n के लिए क्या हो, 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। फिर हम लिखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 6 की घात n में 2 की घात n और 3 की घात n है, और जो कि 5 से विभाज्य नहीं है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि 6 की घात n में 2 और 3 के अतिरिक्त कुछ शामिल होगा ही नहीं, अर्थात यह 6 की घात n जो है वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब है 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं। आइए इसे लिखते हैं उदाहरण की तरह। आपने देखा है यदि कोई अंक शून्य पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाज्य होता है। तो हम पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी वैसे ही करेंगे कि यदि किसी n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की घात n बराबर 2 की घात n गुणा 3 की घात n, यानी अर्थात 6 की घात n अंक के गुणनखंड में 2 और 3 ही है। साथ ही साथ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि 6 की घात n के अंक में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो ही नहीं सकता, यानी 5 तो आ ही नहीं सकता। अर्थात 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि उसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाज्य नहीं है। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो। आई होप आपको यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन
क्लियरली समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखकर आप इसे समझने का प्रयास कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।